नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा बीपीसीएल को लेकर। घबराइए नहीं, मैं कोई उसका फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर रहा हूं। मैं आपको नहीं बता रहा हूं कि उस स्टॉक को लेना है, बेचना है, रखना है, क्या करना है। मैं तो साहब जो आज एक उसमें फिच के माध्यम से एक खबर आई है, सूत्रों के हवाले से एक खबर आई है, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, क्योंकि उससे दोस्तों निजीकरण की जो सरकार की मंशा है, जो प्लानिंग है, जो रणनीति है, उसको समझने में मदद मिलती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं वो अपडेट आखिर है क्या। देखिए दोस्तों, फिच ने क्या कहा है। फिच ने बीपीसीएल को लेके कहा है कि जो बीपीसीएल में प्राइवेटाइजेशन निजीकरण का साफ प्रोसेस चल रहा है वो इस साल नहीं हो सकता, यानी कि ये अगले साल के लिए टल सकता है। हर जगह ऐसी न्यूज़ अब आपको सुनने को मिलेंगी। पहले ये न्यूज़ आपको, ये स्टोरी आपको बैंकों में सुनने को मिली थी। मैंने वीडियो भी ब्लूमबर्ग के आधार पर ये बनाया था, यानी कि जो न्यूज़ बैंकों में ब्लूमबर्ग के आधार पर आई थी, यानी उसमें सूत्र कौन था? ब्लूमबर्ग। इसमें सूत्र कौन है? फिच। यानी कि ये खबरें दोस्तों अब समय समय पर आती रहेंगी। सरकार की जो निजीकरण के प्रति अपना कर्तव्य था, यानी कि जो काम निजीकरण से लेकर पैसा इकट्ठा करने को लेकर था, बात समझिए कि सरकार चाहती थी कि निजीकरण से पैसा आ जाए, लेकिन वही चीज, यानी कि पैसा आया लेकिन साहब खबरों के द्वारा। समझ गए? देखिए मैं समझाता हूं आपको कि जो काम निजीकरण से होना था वो साहब काम खबरों के माध्यम से हो चुका है। समझ गए? यानी कि निजीकरण की खबरें उतना ही काम कर गई साहब जितना एक निजीकरण से पैसा आना था। सरकार का लक्ष्य 1.67 लाख करोड़ के आसपास है। 170 लगा लीजिए या 175 लगा लीजिए, सही सही फिगर बगल में ग्राफ चलेंगे उसमें देख लीजिएगा। सरकार का लक्ष्य, विनिवेश लक्ष्य 1.70 लाख करोड़ के आसपास का है, और वो थोड़ा थोड़ा हर जगह से लेना चाह रही है। थोड़ा थोड़ा उसने ले भी लिया है। अब जैसे बैंकों में आपने देखा होगा कि बैंकों के शेयर्स कहां से कहां पहुंच गए साहब, ऊपर के रेट पे। डेफिनेटली दोस्तों मैं 101% कह रहा हूं पब्लिक फंसी हुई होगी, चाहे वो आईडीबीआई हो, चाहे वो आईओबी हो, चाहे वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे वो साहब बैंक ऑफ इंडिया हो, यूको बैंक हो, कोई भी हो जो साहब प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण के पात्र थे, जो कंपनियां बैंक निजीकरण की पात्र थी, उसमें डेफिनेटली ऊपर के रेट पे पब्लिक फंसी हुई होगी। समझ गए आप? निजीकरण की न्यूज जो बीपीसीएल में आ रही थी, आज से नहीं, सन 2019 से ये न्यूज चल रही थी। पहली न्यूज मेरे ख्याल से 2019 के आसपास आई थी, जब इसका स्टॉक 300 के आसपास ट्रेड कर रहा था। इस स्टॉक में जैसे जैसे खबरें, निजीकरण की खबरें आती गई, स्टॉक ऊपर ऊपर ऊपर, और साहब 525, बगल में ग्राफ लगाने की कोशिश करूंगा, सारी चीजें आपको उससे समझ में, देखिए मदद मिलेगी उससे समझने में। यानी कि दोस्तों जब ये खबर आई बीपीसीएल में निजीकरण को लेकर, तब ये स्टॉक 2019 में 300 के आसपास, 275 से 300 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और सब जैसे जैसे खबरें आती गई वैसे वैसे स्टॉक 525 का हाई बनाता गया। पब्लिक ने पैसा जरूर कमाया, डेफिनेटली लोगों ने पैसा बनाया दोस्तों। उन लोगों ने पैसा बनाया जिनका अपना एक लक्ष्य होता है कि मार्केट से, स्टॉक से हमें सिर्फ 30 या 40% चाहिए, बाकी वो कहीं भी जाए, हमें कुछ नहीं करना है। यही चीज हमने आईओबी में करी, यही चीज हमने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में करी, और यही चीज बहुत सारे ऐसे स्टॉक में करी जो साहब प्राइवेटाइजेशन के कैंडिडेट, यानी निजीकरण के कैंडिडेट थे। हर स्टॉक में दोस्तों पब्लिक ने पैसा कमाया, ऐसा नहीं है पब्लिक ने पैसा नहीं कमाया, लेकिन पब्लिक ऊपर के रेट पे फंस चुकी थी, यानी कि ऊपर के रेट पे भी लोगों ने इसको खरीदा। आईडीबीआई ऊपर के रेट 70-80 के पास, जब से इसमें प्राइवेटाइजेशन की खबर है तब से साहब लोगों ने इसको खरीदना शुरू करा। 70-80 के आसपास भी आईडीबीआई होगा, लेकिन वो उसके पास आज तक गया नहीं। निजीकरण की कितनी भी न्यूज़ आईडीबीआई को लेके आई, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अब बिड आनी शुरू हो गई हैं। अब हमने साहब एक मीडिएटर नियुक्त कर दिया है, सरकार की बात बता रहा हूं। तो जितनी भी खबरें आएंगी, लेकिन वो उस रेट पर नहीं पहुंच पाया जो टॉप बनाया था उसने, यानी कि 70-80 आसपास, 70 और 80 के आसपास। और यही चीज आपने आईओबी में देखी होगी, जो टॉप बना उसके बाद साहब वो टॉप नहीं आया। और साहब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो निजीकरण के कारण साहब पब्लिक ने खरीद लिए, ऊपर वो चले गए,
उसके बाद वो नीचे आ गए। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम सरकार का जो मकसद था, सरकार की जो प्लानिंग थी शेयर मार्केट के थ्रू, हर वीडियो में आपसे यही कह रहा हूं कि जो भी कार्य होगा निजीकरण का, वो रास्ता, उसका रास्ता शेयर मार्केट से होके जा रहा है। तो ऊपर के रेट पे साहब लोगों ने खरीदा होगा, डेफिनेटली खरीदा होगा, 101% कह रहा हूं मैं आपसे। आईडीबीआई हो, आईओबी हो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो, थोड़ा सा सरकार ने आईडीबीआई से कमाया, थोड़ा सा आईओबी से, थोड़ा सा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से, थोड़ा थोड़ा हर जगह से कमाया, और थोड़ा सा साहब बीपीसीएल से कमाया। ऐसा नहीं है बीपीसीएल में लोग बाग 500 पे भी खरीदा होगा, 525 के आसपास भी खरीदा होगा, 490 पे भी खरीदा होगा, 480 पे भी खरीदा होगा, आज 480 है। पैसा किसने बनाया? पैसा उन्होंने बनाया जिन्होंने इसको 300 पे खरीदा। समझ रहे हो आप बात? एंट्री पॉइंट जिनका सही था उन्होंने पैसा बनाया, जिनका लक्ष्य 30-40% स्टॉक में से लेने का था, जैसा हमने आईओबी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या बहुत सारे बैंकों में करा। समझ रहे हैं? तो सरकार का दोस्तों जो विनिवेश का लक्ष्य था, जो निजीकरण का लक्ष्य था, उसका साहब मान लिया 50-60% भी अगर पैसा आ गया हो तो अच्छी बात है। इस समय तो पैसा सरकार के पास आ जाए ना, यही बहुत बड़ी बात है दोस्तों, और निजीकरण ना हो ये उससे भी अच्छी बात है। तो जो निजीकरण की खबरें थी ना दोस्तों, वो साहब बहुत काम कर गई। यानी कि सरकार का मेरे ख्याल से 60 या 70% काम हो चुका है, पैसा आ चुका है। ये किसका पैसा है? ये आप और मेरा, आपका और मेरा पैसा है। मेरा ना हो लेकिन आपका, जो लोग ऊपर के रेट पे फंसे साहब, उनका पैसा है। थोड़ा करके साहब ये न्यूज़ आती गई, प्राइवेटेशन की न्यूज़ आती गई, पब्लिक खरीदती गई। जिन्होंने बेचा, जिन्होंने प्रॉफिट लॉक करा, वो साहब ठीक थे, और जिन्होंने नहीं करा साहब, वो फंसे हुए बैठे। अभी भी देख रहे हैं कि वो स्टॉक उस रेट पे आएगा या नहीं आएगा। डेफिनेटली आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने कोई स्टॉक गलत ले लिया, ऐसा नहीं है कि बीपीसीएल अगर आपने 525 पे ले लिया है तो आपको दर्द हो रहा है। सिर्फ थोड़ा सा धैर्य के साथ, संयम के साथ इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है अगर 28-29 पे आपने आईओबी ले लिया है तो वो नहीं आएगा, आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ले लिया है ऊपर तो नहीं आएगा, डेफिनेटली आएंगे। थोड़ा सा संयम रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अब ये धैर्य कितना बड़ा होगा ये साहब अब कहना मुश्किल है, क्योंकि सरकार का मैक्सिमम कार्य इसमें पूरा हो चुका है। हर चीज कहीं ना कहीं से सरकार ने बटोर लिए। पैसे की आवश्यकता थी, निजीकरण के बिना साहब सरकार ने निजीकरण की खबरों से अच्छी खासी कमाई कर ली। और ये पैसा ऐसा नहीं है कि सरकार ने अपनी झोली में डाल लिया हो, यही पैसा दोस्तों उसने दोबारा डेवलपमेंट के कार्य में लगाया। कोरोना काल के कारण आपको पता ही है कि कितनी सारी मुसीबत आ चुकी थी, सरकार के पास पैसे की किल्लत थी, आप जानते ही हैं। और उसके बाद कोरोना, और कोरोना में साहब जो वैक्सीन लग रही है आजकल, आप यकीन नहीं करोगे, अगर उसकी कॉस्ट में बताऊं तो आपको पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अगर लोग बाग जो कह रहे हैं, कोई कह रहा है 250 के आसपास इसकी कॉस्ट है, कोई कह रहा है साहब 300 के आसपास इसकी कॉस्ट है। आधार पूनावाला के जैसे मैं इंटरव्यू वगैरह देखता रहता हूं, जो सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं, अगर मैं उनकी साहब स्टेटमेंट पढ़ता रहता हूं, समय समय पर देखता रहता हूं कि कितनी कॉस्ट आ रही है कोरोना काल की, कोरोना की इस दवाई की, तो 250-300 के आसपास मेरे ख्याल से बताई जाती हैं। और 60 करोड़ डोसेस अभी लग चुकी हैं, 60 करोड़। 250 के हिसाब से कितनी वैल्यू बैठती है, जरा कैलकुलेट करना। जो पैसा आया वो यहां यूज हुआ। हमने किसी देश के आगे ये नहीं कहा कि हमें वैक्सीन दे दो, बल्कि हमने तो और दूसरे देशों को वैक्सीन दी। हमने किसी को कहा, यूएसए को कहा नहीं कहा, यूएसएसआर को कहा, रशिया को कहा नहीं कहा, किसी को नहीं कहा साहब। अपने देश फार्मा जो अपनी इंडस्ट्री है ना, वो जबरदस्त है। मैं आपको हमेशा से कह रहा हूँ, इंडिया का फार्मा सेक्टर इतना जबरदस्त है। पहले मैंने एक वीडियो फार्मा सेक्टर के ऊपर बनाई है। तो ये पैसा दोस्तों जो आया, जो सरकार ने निजीकरण की न्यूज से कमाया, वो पैसा फिर दोबारा से आप लोगों की सेवा में लगाया। जो वैक्सीन लग रही है ना, किसी को 1 डोज, किसी को 2 डोज, कोई कह रहा है कि साहब मुझे तो फ्री में लग गई, सरकार से बस जो कुछ मिला मुझे तो फ्री में ही मिला। नहीं साहब, इसके लिए पैसा खर्च किया गया है, अच्छा खासा इसमें रिसर्च पे पैसा खर्च हुआ है,
इसके डिस्ट्रीब्यूशन में पैसा खर्च हुआ, ये सब चीज़ें पैसे से होती हैं दोस्तों। अनाज, लोगों को पे अनाज पहुंचा है कोरोना काल में, देखिए अब तक अनाज फ्री में बट रहा है। ये पैसा कहाँ से आया है? ये पैसा यही तो है जो विनिवेश का लक्ष्य है मेरे भाई। इसको समझने की कोशिश करो, जानने समझने की कोशिश करो ना। निजीकरण, किसका निजीकरण हुआ? आईडीबीआई का निजीकरण हुआ? आप मुझे बताओ, आईडीबीआई का अब तक निजीकरण हुआ? आप कहोगे सर प्रक्रिया चल रही है, हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। अरे भाई जिस दिन हो जाएगा उस दिन मुझे बताना। क्या सेंट्रल बैंक, क्या वो 2 बैंक प्राइवेट हुए? क्या वो इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट हुई जिसका बजट भाषण में मेरे ख्याल से निर्मला सीतारमण जी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने जिक्र किया? क्या बीपीसीएल प्राइवेट हुआ? बल्कि अब तो न्यूज़ आ गई कि ये टल सकता है। देखिए टलने की न्यूज़ आएंगी अब तो, कि प्राइवेटेशन की जो ये खबरें आई थी ना, इससे सरकार का एक मकसद था, प्लानिंग थी, मार्केट कैप को बढ़ाना था। हर चीज़ मैं आपको पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ, हर चीज़ आपको समझा चुका हूँ, खोल के समझा चुका हूँ। पिछली वीडियो मेरी जाके देख लीजिए। सरकार का मकसद था, सरकार का जब कार्य हो गया, सरकार के पास जब पैसा आ गया, भाई किसी न किसी ने तो आईडीबी 70-80 के आसपास लिया होगा, किसी ने आईओबी मेरे ख्याल से 27-28 के आसपास लिया होगा। आप अकेले नहीं हो, बहुत सारी पब्लिक ऊपर के रेट पे जरूर फंसी हुई होगी। स्टॉक नीचे आ गया, वो पैसा कहाँ यूज हो रहा है? वो पैसा कहाँ यूज हो रहा है? वो यहीं तो यूज हो रहा है, डेवलपमेंट। फिर बाद में कोई न्यूज आएंगी, ये स्टॉक फिर वहीं पहुंच जाएंगे, आप निकल जाना, फिर दूसरे लोग आएंगे। इस तरह ये रिसाइकलिंग होता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न आईडीबीआई, आईओबी, सीबीआई, बीपीसीएल, जितने भी ये जो कैंडिडेट थे ना निजीकरण के, उन सबके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना, आपको कम होती हुई हिस्सेदारी नजर आएगी, प्रमोटर की बढ़ती हुई नजर नहीं आएगी। देखना, मैंने तो आपको सिखा रखा है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो दोस्तों अब तो ये टलने की न्यूज आएंगी। पहले ये बैंक की टलने की न्यूज आई थी कि जो 2 बैंक सरकार कह रही है वो अगले साल तक के लिए टल सकता है। वीडियो भी मैंने बनाई है, आप जाके देख लीजिए। उसमें सूत्र ब्लूमबर्ग था, आज का सूत्र साफ फिच है, जो बीपीसीएल के बारे में ये कह रहा है कि जो बीपीसीएल का प्राइवेटेशन निजीकरण है वो साहब टल सकता है। उसने कारण बहुत सारे बताए, कोरोना की तीसरी लहर बताया, सही मूल्यांकन नहीं हो पाया, वैल्यूएशन अभी सही नहीं है, और साहब अभी मीडिएटर ने उसकी वैल्यूएशन सही नहीं लगाई, बहुत सारे कारण बताए हैं फिच ने। मैं ज़्यादा डिटेल में तो आपको टेलीग्राम में या शाम को व्हाट्सअप कन्वर्सेशन में पढ़ के उसको सारी चीज़ें समझ के ही बताऊंगा, क्योंकि अभी मैंने थोड़ा सा ही पढ़ा है उसे। बाकी मैं मार्केट में लग गया था, आपको पता ही है। उसके बाद फिर मैं थोड़े आजकल नए क्लाइंट हो रहे हैं, उसकी वजह से मुझे इधर उधर ज़्यादा जाना पड़ रहा है। तो इन चीज़ों को समझो, इन चीज़ों को जानो। अब 2 बैंक, एक इंश्योरेंस कंपनी और जो ये कंपनियां हैं बीपीसीएल, कंटेनर को, फलाना, इनका भैया निजीकरण होगा या नहीं होगा ये तो भगवान ही जानता है। अब आप ये कहोगे सर इलेक्शन है, इस वजह से सरकार शांत है, इस तरह के ये स्टेटमेंट आ रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने, मैं सहमत हूं आपकी बात से। कोई सरकार अपने जो सिर पे ये मटकी नहीं फोड़ेगी मेरे भाई, बिल्कुल नहीं फोड़ेगी कि कोई भी संस्था उसके कार्यकाल में प्राइवेट हो जाए। सरकार को पैसा चाहिए था, वो निजीकरण की खबरों से आ चुका, समझ गए। सरकार ने जो पैसा खर्च करा है कोरोना काल में, जो पैकेज दिए हैं ना 20-20 लाख करोड़ के, मोदी जी ने इतना दे दिया, मोदी जी ने उतना दे दिया, ये सब कहां से आया है मुझे बताओ। अरे हमने किसी देश के सामने, दूसरे देशों के सामने हाथ तो नहीं फैलाया कोरोना काल में। सब आत्मनिर्भर, जो हमारे मोदी जी का सपना है आत्मनिर्भर। देखो ये होता है कैश मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं कैश मैनेजमेंट। दिक्कत किसी को नहीं है, जो ऊपर के रेट पे भी फंसे हैं ना, आईओबी, आईडीबीआई या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर आपका बीपीसीएल में, दिक्कत उनको भी नहीं है। अच्छा खासा डिविडेंड पे करती है बीपीसीएल, अच्छी खासी 1 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। घबराइए मत, उसके शेयर लेके रखिए। एक दिन 600 भी होगा, 700 भी होगा, 800 भी होगा, 1100 भी होगा, थोड़ा धैर्य रखिए। लेकिन अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा दोस्तों। अभी होगा तो पब्लिक निकल जाएगी बेच के माल, वो पैसा फिर देना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जरा इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जो 4-5 चीज़ें मैंने बताई हैं, आईओबी, आईडीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बीपीसीएल, बहुत सारी चीज़ें, इनका जरा शेयर होल्डिंग पैटर्न में नज़र डालिए, आपको हिस्सेदारी कम होती हुई नजर आएगी।
ये पैसा जो आया है निजीकरण की न्यूज़ से, ये आप लोगों की सेवा में लगाया गया है, चाहे वो वैक्सीन के रूप में हो, चाहे वो राशन के रूप में हो, चाहे वो विकास कार्य जो हो रहे हैं, नई नई रोड बन रही हैं। कोरोना काल में भी आपने देखा होगा इतनी रोड, इतने बाईपास, इतना साफ जबरदस्त विकास हो रहा है। मैं तो हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ भाई, बाकी आप लोग की मर्जी, आप लोग कुछ भी कहो, कुछ भी कैसे हो, सब खुले विचार के आदमी है, सब लोकतंत्र है, आप कोई कुछ भी कह सकते हो। कोई कहेगा साहब ये इलेक्शन आने वाले हैं इस वजह से सरकार रुक गई है, माना बिल्कुल सही बात है, इलेक्शन की वजह से भी सरकार ही डिले कर सकती है, लेकिन इसके पीछे जो मैं मकसद देखता हूं वो कुछ और मुझे नज़र आता है। वो चीज़ मैंने आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बता दी। बाकी आप खुद समझदार हो, कौन सा स्टॉक लेना है, कौन सा स्टॉक रखना है, किस रेट पे लेना है, एंट्री पॉइंट क्या होता है। टॉप पे तो आप फंस नहीं गए, और साहब जो ये खबरें आ रही हैं क्या आगे भी आती रहेंगी। अब बारी इंश्योरेंस सेक्टर की है, लेकिन अभी इंश्योरेंस की जो खबर आएगी ना वो नहीं आएगी, अभी थोड़ा दिन रुक के आएगी, क्योंकि अभी इंश्योरेंस में काम पेंडिंग है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करके मुझे बताइए। थोड़ी सी जानकारी आपको देनी थी कि जो ये न्यूज़ फिच वगैरह के माध्यम से आ रही हैं, इस पर निजीकरण का सरकार की क्या प्लानिंग, रणनीति और मंशा है, उसको मुझे आपको थोड़ा सा समझाना था। तो कमेंट्स करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर, मेरे ख्याल से शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कभी कभी कहता हूँ लास्ट साहब में अपने चैनल को सब्सक्राइब करने, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगेगा डेफिनेटली आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर करोगे और लाइक ज़रूर करोगे। अब भाई जिसको अच्छा ही नहीं लगा, जो वर्ड्स मेरे समझ में ही नहीं आए, वो चैनल क्यों अपना सब्सक्राइब कर, मेरा क्यों सब्सक्राइब करेगा, क्यों अपना टाइम बर्बाद करेगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं होता है समाप्त। इंतजार कीजिए, कल के लिए होगी मुलाकात किसी नए टॉपिक, किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, कहने के लिए नमस्कार।